Let's study about Emile Durkheim today. So, Emile Durkheim gave few theories such as those of division of labor, social facts, suicide, religion, and society. So, Emile Durkheim क्या है? Was one of the pioneer of discipline of sociology. जैसे कॉम्टे और स्पेंसर थे, उनके साथ साथ इन्होंने भी इमाइल डर्कहाइम ने भी सोशियोलॉजी को सेटअप करने में हेल्प किया. Before him, other scholars like Comte tried to lay the foundation of discipline, but it was Durkheim who gave distinctive sociological explanation in the field of functional analysis for the first time. तो जैसे क्या है कि डर्कहाइम से पहले भी कॉम्टे ने भी सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन को उसकी शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन जो एक डिस्टिंक्टिव सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है वो डर्कहाइम ही दे पाए. He was also the one who is credited to liberate the budding discipline from mysterious methods and terminology of theology and philosophy. पहले क्या था, जब सोशियोलॉजी नई नई आ रही थी तो लोग थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी इन सब में कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि इसमें रिलीजन की पढ़ाई भी थी, इसमें लोग क्या सोचते हैं इसकी भी पढ़ाई थी. तो डर्कहाइम ने सोशियोलॉजी को इन सब्जेक्ट से अलग करने की कोशिश की. अब उन्होंने क्या किया, ही गेव अ मैक्रो व्यू ऑफ सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू हिम इंडिविजुअल इज सबऑर्डिनेट टू सोसाइटी. जैसे इन्होंने क्या किया, ऊपर से मतलब एक फुल व्यू दिया सोसाइटी का, और उनके हिसाब से क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी से नीचे आता है, सोसाइटी सबसे ऊपर आता है. सोसाइटी इंडिविजुअल्स को गवर्न करती है. सोसाइटी हैज़ अ रियलिटी ऑफ इट्स ओन. सोसाइटी की अपनी एक रियलिटी है और इंडिविजुअल की रियलिटी से वो अलग है. और सोसाइटी फॉर्म होती है इंडिविजुअल से, मतलब इंडिविजुअल आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, बट इंडिविजुअल की रियलिटी अलग है, सोसाइटी की रियलिटी अलग है. इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट है सोसाइटी से. अब हम पढ़ेंगे हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉर्मेटिव डिसिप्लिन. तो उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. अब क्यों कहा जाता है, उसके 4 रीज़न है. ही ट्राई टू डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी एंड attempted to develop a science of society in form of sociology. तो उन्होंने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने की कोशिश की कि सोशियोलॉजी में क्या क्या होता है. उन्होंने फिर क्या किया ना कि ही डिफाइन द सब्जेक्ट मैटर एज स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट. मतलब उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी में सोशल फैक्ट की स्टडी होती है, और वो ऐसा मतलब कोशिश कर रहे थे कि सोशियोलॉजी को आप साइंटिफिक वे में पढ़ सको, साइंटिफिक मेथड यूज़ करके. जैसे क्या है, नेचुरल साइंसेस में सोशल फैक्ट्स होते हैं, नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे वो सोशियोलॉजी में सोशल फैक्ट लेके आए. जैसे नेचुरल साइंस में भी साइंस का अपना एक एग्जिस्टेंस है ह्यूमन पॉपुलेशन से अलग, वैसे सोशियोलॉजी का भी अपना एक एग्जिस्टेंस है. तो ही इज़ ट्राइंग टू स्टडी सोशियोलॉजी यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड ही हैज़ इनकॉर्पोरेटेड दिस सोशल फैक्ट सच इन द सेम वे एज natural sciences have natural facts. For the first time, he gave distinctively sociological explanation in his casual functional theories. अब जैसे कि उनकी थ्योरी ऑफ सुइसाइड है, थ्योरी ऑफ रिलीजन है, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की. अब इसके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. फिर क्या था कि ही डेवलप्ड मेथड्स स्पेसिफिक टू सोशियोलॉजी एंड ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स यूज़ इन इट्स थ्योरीज. उन्होंने क्या किया ना, कुछ मेथड्स डेवलप किए. जैसे साइंटिफिक मेथड्स, क्या रिएक्शंस करते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे, या जो भी कुछ ऐसे होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो वैसे ही यहाँ पे जो है सोशियोलॉजी में उन्होंने कुछ मेथड डेवलप किए कि ऐसे ऐसे करके हम सोशियोलॉजी को पढ़ सकते हैं. जैसे एथनोग्राफिक स्टडीज़ है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ सुसाइड में यूज़ किया. तो जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी चैप्टर में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च है. तो उनका ये कहना था कि सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स की ज़रूरत है, और उन्होंने उसमें से एक मेथड थ्योरी ऑफ सुसाइड में यूज़ किया. उस मेथड का नाम था मल्टीवेरिएट एनालिसिस. He also established the first ever department of sociology in Europe and was the first professor of sociology. This is very simple, you can understand. His methodology remains same during all his work, where at the outset he provides a fitting, irrefutable definition of phenomena. Secondly, he refutes existing explanation, and finally, he gives a distinctively sociological explanation of the given phenomena. अब क्या है कि उनकी जो methodology रही है, that has remained same during all his work.
अब वो जो एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन थे वो उससे अग्री नहीं करते, वो अपना अलग सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं हर फिनोमेना को लेके। अब पढ़ते हैं उसके आगे। लेट्स स्टडी अबाउट सोशल फैक्ट। अब डर्कहाइम क्या थे? डर्कहाइम वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अप्रोच ऑफ नेचुरल साइंटिस्ट एंड इंस्पायर्ड बाय दैट ही ट्राई टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सम यूनिवर्सल लॉ। जैसे क्या है कि साइंस में यूनिवर्सल लॉज है कुछ, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल फैक्ट है, वैसे ही उन्होंने सोसाइटी को भी नेचुरल साइंस की तरह पढ़ने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया और उसका यूज़ करके सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की। ही ऑल्सो सॉ डिस्कवरी ऑफ सोशल लॉज एज अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। उन्हें ये लगा कि अगर हम यूनिवर्सल लॉज लेके आएंगे, मतलब जो कि पूरी सोसाइटी पे एप्लीकेबल होगा, तो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ही डॉल्ड आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट टू ले अ साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ न्यू डिसिप्लिन। सेम बात वही कि सोशल फैक्ट्स के कॉन्सेप्ट को लेके आए ताकि इस नई डिसिप्लिन जो थी सोशियोलॉजी को वो साइंटिफिक वे में पढ़ सके। सोशल फैक्ट्स वर विजुअलाइज्ड एज अकीन टू नेचुरल फैक्ट। सोशल फैक्ट्स को वो नेचुरल फैक्ट के बराबर समझ रहे थे। His theory of social fact is significant because according to Susan Johns in her What Does Durkheim Mean by Things 1996, it was crucial in separating the new discipline from philosophical disclosure. हमने पहले भी बात की कि सोशल फैक्ट्स को इसलिए लेके आई ताकि वो सेपरेट कर सके सोशियोलॉजी को फिलोसफी और थियोलॉजी से, क्योंकि फिलोसफी और थियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काइंड ऑफ सिमिलर हैं थोड़े थोड़े। जैसे रिलीजन पढ़ते हैं थियोलॉजी में भी हम, और हम यहाँ पे भी रिलीजन पढ़ते हैं। तो ही वॉज ट्राइंग टू डिफ्रेंशिएट कि हम रिलीजन को सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल लेंस से पढ़ें और थियोलॉजी में किसी और तरीके से पढ़ते हैं। तो इसी डिफ्रेंशिएशन को लाने के लिए उन्होंने सोशल फैक्ट्स का यूज़ किया। टू डिस्कवर सच यूनिवर्सल लॉज, द फर्स्ट प्रीकंडीशन वॉज दैट देयर शुड एग्जिस्ट सम सोशल फैक्ट इन सोसाइटी लाइक नेचुरल फैक्ट्स इन नेचुरल वर्ल्ड। उनका कहना था जैसे नेचुरल वर्ल्ड में नेचुरल फैक्ट्स है, वैसे सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में सोशल फैक्ट्स होंगे, तभी यूनिवर्सल लॉज डिस्कवर हो पाएंगे सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। अब क्या था कि जस्ट एज बिहेवियर ऑफ मैटर इन नेचर कैन बी रिगार्डेड एज अ रिएक्शन टू नेचुरल स्टिमुली। जैसे क्या होता है, अगर हम टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो वो क्लोज करता है अपने लिप्स को, अपने वो जो लीव्स होते हैं उसको क्लोज कर लेता है फ्लैप को। तो उनका कहना है कि बिहेवियर ऑफ अ मैन कैन ऑल्सो बी सीन एज अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द सोशल फैक्ट। जैसे कि अब सोसाइटी में जो सोशल फैक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, किसी भी ह्यूमन का जो रिएक्शन होता है वो उसी के कारण से है। उनका ये कहना है जैसे नेचुरल वर्ल्ड में नेचुरल स्टिमुली के कारण से, मतलब जैसे कि किसी की बिहेवियर होती है, जैसे टच मी नॉट प्लांट का हमने एग्जांपल लिया, तो वो नेचुरल स्टिमुली थी। तो वैसे ही ह्यूमन की भी एक स्टिमुली है, मतलब एक बिहेवियर पैटर्न है, वो किसके रिस्पॉन्स में, तो वो सोशल फैक्ट के रिस्पॉन्स में है। इन हिज फर्स्ट मेजर वर्क टाइटल Montesquieu and Rousseau, I don't know the pronunciation exactly, he laid down the general condition for the establishment of science of a society. इन्होंने इस बुक में जनरल कंडीशंस लिखी है कि साइंस ऑफ अ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या जनरल कंडीशन ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ सोशल साइंस शुड डील विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट टोटल नॉलेज दैट इज़ अराउंड। मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करे, ना कि दुनिया में जितनी नॉलेज है उस सब पे फोकस करे। एम एट आइडेंटिफाइंग द जनरल टाइप रादर देन डिस्क्राइबिंग द इंडिविजुअल टाइप। हमने शुरू में ही पढ़ा कि सोसाइटी को इंडिविजुअल से अलग अलग है, तो उनका कहना है कि सोसाइटी में जो जनरल टाइप है हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, ना कि हमें इंडिविजुअल टाइप को डिस्क्राइब करना है। हैव अ डेफिनेट एंड ऑब्जर्वेबल फील्ड टू एक्सप्लोर एंड इट शुड स्टडी ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक डेफिनेट और एक ऑब्जर्वेबल फील्ड होनी चाहिए जिसको हम एक्सप्लोर करके सोशल फैक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, और वो रियलिटी वाली होनी चाहिए, मतलब कुछ प्रिज्यूम्ड, कुछ इमेजिन नहीं। यील्ड जनरल प्रिंसिपल्स और लॉ, मतलब हमें जनरल प्रिंसिपल्स और लॉज सेटअप करने हैं। यूज़ मेथड सिमिलर टू नेचुरल साइंस, मतलब हमें नेचुरल साइंस जैसी मेथड्स को यूज़ करना है। तो चार क्या क्या है, डील विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एंड नॉट टोटल नॉलेज दैट इज़ अराउंड। एम एट आइडेंटिफाइंग द जनरल टाइप rather than describing individual type. Have a definite and observable field to explore and it should study objective reality. Yield general principle or law. Use method similar to natural science. Now we're done with this. अब क्या है, Durkheim further clarified the scope and methodology of sociology in his book The Rules of Sociological Method 1895. तो Durkheim ने क्या किया, अब बताया कि स्कोप क्या है सोशियोलॉजी का और किस मेथड से पढ़ेंगे सोशियोलॉजी को। तो इन चीज़ों की बात उन्होंने की रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। उन्होंने एक बुक लिखी
अकॉर्डिंग टू हिम टास्क ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट इज टू स्टडी सोशल फैक्ट। मतलब सोशियोलॉजिस्ट का काम क्या है? सोशल फैक्ट्स को पढ़ना है एज थिंग्स, किस चीज़ की तरह? किसी चीज़ की तरह। एज वी स्टडी थिंग इन अ नेचुरल वर्ल्ड, जैसे मान लो न्यूटन ने डिस्कवर किया था एप्पल को फॉल करने वाली चीज़ को कि वो ग्रेविटी, तो उन्होंने एक चीज़ को देखा। तो वैसे यहाँ पे क्या है, सोशल फैक्ट्स को भी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे नेचुरल वर्ल्ड में भी किसी चीज़ को पढ़ के हम कुछ कंक्लूजन पे आते हैं। अब देखो इम्पॉर्टेंट है कि सोशल फैक्ट को डिफाइन कैसे किया। सोशल फैक्ट्स आर वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग विच आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल एंड आर एंडाउड विद द पावर ऑफ कोरिजन बाय रीजन ऑफ विच द कंट्रोल ऑफ हिम। सोशल फैक्ट क्या है? वो तरीका है जिससे हम, मतलब जैसे हम एक्ट करते हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ क्या है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट हो रही है। जैसे सोसाइटी में अब अगर तुम किसी का मर्डर होते हुए देख रहे हो तो दैट विल इफेक्ट यू कि क्या हुआ, यू विल बी स्कैर्ड। तो वही चीज़ है कि वो तरीका है जिस तरीके से हम सोचते हैं, एक्ट करते हैं, फील करते हैं, लेकिन ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होती है। और इट इज़ एंडाउड विद द पावर ऑफ कोरिजन बाय रीजन ऑफ विच दे कंट्रोल हिम। तो ये क्या है, हमें सोचने को मजबूर करती है। हम जब कुछ एक्शन कुछ देखते हैं उसके बाद हम उस पर एक्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो दैट इज सोशल फैक्ट। We consider social fact as phenomena which exist outside the individual. Same line, as a force of which causes the individual to think, act and feel in a particular manner. The task of sociology is to identify and study social phenomena or social fact. सोशियोलॉजी का काम क्या है? सोशल फैक्ट्स को पढ़ना, सोशल फिनोमेना को पढ़ना। अब वो बोलता है कि सोशल फैक्ट्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक है। पहला एक्सटर्नैलिटी, कि सोशल फैक्ट किसी इंडिविजुअल के बाहर एग्जिस्ट करता है और उसको इंडिविजुअल से अलग देखना है हमें। वो खुद से ही एग्जिस्टेंस में आता है एज अ पार्ट ऑफ ऑटोनमस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब जब सोसाइटी डेवलप हो रही होती है तो सोशल फैक्ट्स इमर्ज करते हैं, इसीलिए उसको सुई जेनरिस कहते हैं। कॉन्स्ट्रेनिंग, सोशल फैक्ट एक्सरसाइज कॉन्स्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस ओवर द इंडिविजुअल एक्शन। The constraint is of nature of coercion. Existence of constraints make social fact as real as constraints is visible in term of consequence. तो social fact क्या होता है ना, वो constraints मतलब कि वो influence करता है किसी भी individual को, उसके actions को। अब क्या है कि वो क्योंकि social fact किसी को affect कर रहा है तो हम उसके effect को देख पा रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि social fact real है क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस विजिबल हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया वो मर्डर वाला कि हमने देखा तो हम डरे, तो इट्स लाइक कि उसका इफेक्ट तो हमने देखा ना कि क्या हुआ उससे, तो इसीलिए सोशल फैक्ट्स रियल है। जनरलिटी, सोशल फैक्ट्स आर जनरल इन नेचर एंड मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन और इंडिविजुअल फैक्ट। मतलब सोशल फैक्ट हमने शुरू से पढ़ा है कि वो सोसाइटी को इन जनरल जो है वो डिफाइन करती है, ना कि किसी इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। देयर इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज परसेप्शन विच इज़ अंडरस्टूड बाय ऑल इंडिविजुअल। मतलब है तो ओवरऑल सोसाइटी को डिफाइन करती है लेकिन हर इंडिविजुअल उसको समझता है। डर्कहाइम रिजेक्ट्स द स्टडी ऑफ एक्सेप्शन एंड फोकसेस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल टाइप। मतलब डर्कहाइम एक्सेप्शंस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ओ सोसाइटी में जैसे नॉर्मली सबकी शादी होनी है, हर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव करता है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो शादी नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्शन है। तो वो उस एक्सेप्शन को नहीं स्टडी करता, वो जनरल टाइप को स्टडी करता है। जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जाम्पल स्टडीज रिलीजन एज जनरल टाइप एंड डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस। सोशल फैक्ट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द विल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कैन नॉट चेंज द सोशल फैक्ट बट रादर द ऑपोजिट इज ट्रू। मतलब सोशल फैक्ट इंडिविजुअल पर डिपेंड नहीं करता, वो सोसाइटी इन जनरल को डिफाइन करता है, दैट इज जनरल टाइप। इंडिविजुअल सोशल फैक्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन सोशल फैक्ट इंडिविजुअल को अफेक्ट कर सकती है। Thus, Durkheim kept social fact above individual. According to him, social facts are not abstract and phenomena, and they can be visualized as objective reality. Durkheim differentiated between two broad, हाँ अब देखो यहाँ से पढ़ेंगे कि Durkheim ने 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल फैक्ट के बीच में डिफ्रेंसिएशन की। पहली है मटीरियल और दूसरी है नॉन मटीरियल। जैसे कि उन्होंने मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों के बारे में पढ़ाई की, लेकिन उनका फोकस था नॉन मटीरियल पे ज़्यादा। जैसे उन्होंने कल्चर
नॉन मटीरियल में क्या है? कल्चरल, सोशल इंस्टीट्यूशन, मोरालिटी, कलेक्टिव कॉन्साइंस, सोशल करेंट्स। और मटीरियल फैक्ट्स क्या होंगे? जैसे कि स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, डिविजन ऑफ लेबर, लीगल कोड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप बस याद रखो। He concluded that earlier societies were held together primarily by non-material social fact. अब देखो उनका कहना क्या था कि जो पुरानी सोसाइटीज़ है ना, उनको होल्ड करके रखा था नॉन मटीरियल फैक्ट्स ने, जैसे कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्साइंस आई मीन, और जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन है या कुछ कल्चरल चीज़ें हैं जो वो मिलकर साथ में करते, तो उन्होंने उन सबको साथ में जोड़ के रखा था। तो यहाँ पे है ना कि कंक्लूडेड दैट अर्लियर सोसाइटीज़ वेर हेल्ड टुगेदर प्राइमरीली बाय नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग हेल्ड कॉमन मोरालिटी और व्हाट ही कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्साइंस। He saw social fact along a continuum of materiality. The sociologists usually begin a study by focusing on material social fact which are empirically accessible in order to understand non-material social fact which are abstract in nature and hence difficult to grasp and can be studied only indirectly with the help of material social fact. तो जो क्या है ना कि जब भी कोई सोशियोलॉजिस्ट सोशल फैक्ट को पढ़ेगा तो पहले वो मटीरियल फैक्ट्स को देखेगा। जब मटीरियल फैक्ट उसे समझ में आएगा तो उसके थ्रू नॉन मटीरियल फैक्ट के पास जाएगा। जैसे अब किसी के घर को जाएगा, जैसे मान लो नहीं, अब अगर तुम SC/ST कम्युनिटी में जाते हो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, तो ट्राइबल कम्युनिटी तुम जाओगे तो पहले तुम देखोगे मटीरियल चीज़ें कि वो जंगल में रहते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके लीगल कोड्स क्या है। मान लो कि कोई हेड अपॉइंट करते हैं, कोई चीफ्टन अपॉइंट करते हैं, उनके यहाँ शादियाँ कैसी होती है। अब उनकी तुम लाइफ में डीप डाइव करने जाओगे कि उनकी कल्चर कैसी है, क्या वो सब साथ में रहते हैं। आई मीन एक पर्टिकुलर, जैसे नॉर्मली क्या होता है ट्राइबल सोसाइटीज़ में कि एक सेंट्रल हट होगा, उसके चारों ओर पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। तो ये सब चीज़ समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उनके कल्चर को समझने के लिए पहले तुम्हें उसे मटीरियल फैक्ट को समझना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट डर्कहाइम इज़ ट्राइंग टू इम्प्लाई कि you have to study the material social fact which will lead you to non-material social fact. To make the study of social fact easier, Durkheim suggested that social fact should be studied in terms of their effect or consequences in society. अब उन्होंने क्या बोला कि सोशल फैक्ट्स को अगर पढ़ना है और समझना है तो तुम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखो कि उनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं या नहीं। अगर कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो इट मीन्स सोशल फैक्ट आर रियल, दे एग्जिस्ट। अब दो तरीके हैं विच कैन एक्सप्लेन सोशल फैक्ट। डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ सोशल फैक्ट, मतलब हमें पता करना है कि सोशल फैक्ट क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कॉज ऑफ सोशल फैक्ट लाइज इन अनदर सोशल फैक्ट, मतलब एक सोशल फैक्ट के होने का कारण दूसरा सोशल फैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉज ऑफ सुइसाइड डज नॉट लाई इन इंडिविजुअल विल, मतलब किसी, उनका कहना है कि सुइसाइड कोई करता है तो वो अपनी मर्जी से, मतलब उसका ऐसा मन कर रहा है इसलिए वो नहीं करता, बट शुड बी एक्सप्लोर थ्रू वेरियस अदर सोशल फैक्ट। बहुत सारे सोशल फैक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए तो पता चलेगा कि वो सुइसाइड क्यों करना चाहता है। जैसे पॉपुलेशन, कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है लोगों की। इंटीग्रेशन, कि वो कितना कनेक्टेड है अपनी सोसाइटी से, अपने घर वालों से। सोशल ऑर्डर, कि वो उसकी हायरार्की क्या है, कास्ट सिस्टम में कहाँ वो बिलोंग करता है। अब जैसे तुम, फेमस केस है एक सिद्धार्थ वेमुला की, जो एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला लड़का था, हैदराबाद का फेमस केस है। एंड उसने सुइसाइड क्यों किया? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता था और लोग उसको उस चीज़ के लिए बुली कर रहे थे, परेशान कर रखा था। तो इट वॉज नॉट हिज इंडिविजुअल विल, इट वॉज बिकॉज ऑफ सोशल ऑर्डर दैट ही कमिटेड सुइसाइड। दिस कास्ट सिस्टम मेड हिम कमिट सुइसाइड। Determining function of social fact. According to him, social fact performs certain functional prerequisites of society, most important of which is maintenance of social order. अब डर्कहाइम बोलते हैं कि सोशल फैक्ट क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस है उसके, उसको परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, कलेक्टिव कॉन्साइंस इज दैट सोशल फैक्ट दैट मेंटेन सोशल ऑर्डर। मतलब कलेक्टिव कॉन्साइंस जो हमारे मन में होता है कि हम सब सोचते हैं, चलो हम लोग, आज मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोचे कि हमसे कुछ गलती ना हो, हम सब कुछ अच्छा करें हमेशा, तो दिस इज़ कलेक्टिव कॉन्साइंस। और ये क्या है, एक सोशल फैक्ट है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने में सोशल ऑर्डर। अगर सबको अब चोरी करने की सोचने लगे तो सोशल ऑर्डर तो रहेगा नहीं ना।
It has a constraining effect on individual and it affects their action. The society manifests itself in individual activities. तो इसका क्या है, कॉन्स्ट्रेनिंग इफेक्ट है, मतलब हमें पता है कि ये गलत है या ये सही है, तो कुछ गलत है तो हम उससे रुकते हैं, हम वो नहीं करने जाएंगे. दैट इज़ अ कॉन्स्ट्रेनिंग इफेक्ट. To visualize them as objective reality suggested certain rule of studying the social fact, which were explained in his Rules of Sociological Method. उन्होंने एक किताब लिखी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड. अब क्या है कि सोशल फैक्ट्स को जो स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए सर्टन रूल्स हैं, ऐसा उन्होंने बोला. तो अब ये रूल्स जो है वो इस बुक में मेंशन्ड है. अब वो रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्योंकि सोशल फैक्ट क्या है, शुड बी स्टडीड एज थिंग्स, मतलब सोशल फैक्ट को एक चीज़ों की तरह पढ़ना है हमें. ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट एज थिंग विल हेल्प अस टू व्यू देम एज डेफिनेट रियलिटी रादर देन एज एन एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना. वो बोल रहे हैं कि अगर हम सोशल फैक्ट को किसी चीज़ की तरह समझेंगे तो हम उसकी रियलिटी को डिफाइन कर पाएंगे, रादर देन जस्ट स्टडिंग इट एज सम फिनोमेना, कि मतलब बस कुछ है. वैसे पढ़ने के बदले हम उसको एक रियलिटी की तरह देख पाएंगे. Although these may seem to be abstract, every social fact has some representation which exists in the form of objective manifestation of social fact. भले ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो कि हम सोशल फैक्ट को एक रियलिटी की तरह पढ़ें, ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना की तरह, बट उनका कहना है कि हर सोशल फैक्ट का कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में. जैसे हमने वो एग्जाम्पल लिया ना मर्डर वाला, तो उसका क्या है, वो कैसे दिखता है हमें, डर. दूसरे सामने वाले के मन में बहुत डर हो जाएगा, तो वो जो डर है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल फैक्ट. इट इज़ थ्रू दीज मैनिफेस्टेशन द सोशल फैक्ट कैन बी ऑब्जर्व एज थिंग्स. अब हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन में क्या है, तो वहाँ की पॉपुलेशन में डर का माहौल है, तो हमने ऑब्जर्व किया उसको. Durkheim called representation as collective representation in the form of different types of symbol which denote different type of social fact. वही सेम चीज़ अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया कि कलेक्टिवली लोग वहाँ के वही चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे. रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. Durkheim says that every social fact is not unique but is a part of broad classification. Different types of social fact can be classified as. देखो डरखाइम क्या बोल रहे हैं कि सोशल फैक्ट यूनिक नहीं है, लेकिन वो सब एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन का हिस्सा है. अब हम पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप ऑफ सोशल फैक्ट. पहला स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट. दीज आर द फैक्ट विच गिव अ पर्टिकुलर सोसाइटी इट्स अपीयरेंस. अब क्या पढ़ रहे हैं हम, एक स्ट्रक्चरल या फिर एक मॉर्फोलॉजिकल फैक्ट. ये ऐसे सोशल फैक्ट है जो पर्टिकुलर सोसाइटी को इसकी अपीयरेंस देते हैं, मतलब कैसा सोसाइटी है. हम स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट को पढ़ के बता सकते हैं कि सोसाइटी कैसी है. इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट. दीज आर द फैक्ट विच आर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय पीपल. अब क्या, जैसे रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, रेट ऑफ सुसाइड है, तो हम ये भी सारे सोशल फैक्ट्स हैं, हम इससे भी सोसाइटी को पढ़ सकते हैं. अब है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट. दीज आर द फैक्ट विच आर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय पीपल बट हैव पोटेंशियल ऑफ एक्सर्टिंग कॉन्स्ट्रेन ऑन इंडिविजुअल. मतलब ये ऐसे सोशल फैक्ट जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट तो नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये क्या करती है, इंडिविजुअल पे अपना कमांड या अपना कॉन्स्ट्रेन एक्सर्ट कर पाती है. ये अचानक से, मतलब ऐसा दे रहा है स्पॉन्टेनियसली, और वो कभी सस्टेन करे या ना करे, मतलब कि वो रह भी सकते नहीं भी. जैसे मॉब बिहेवियर एंड क्राउड बिहेवियर. जैसे कहीं क्या, तुम नॉर्मल देखो, कहीं पे दिवाली में कुछ पटाखा बहुत ज़ोर से फट जाए तो कोई रिएक्शन ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर किसी नॉर्मल डे में कुछ ऐसा हो जाए तो लोग उसको अज्यूम करेंगे, वहाँ पे क्राउड आ जाएगा, वहाँ पे मॉब आ जाएगा देखने के लिए क्या हुआ. या जब भी कहीं प्रोटेस्ट में जाओ तुम, कितने से लोग वहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो सस्टेन नहीं करेगा, कुछ समय के लिए रहेंगे, पुलिस वाले आएंगे, उनको हटा देंगे. इनको क्या कहते हैं, सोशियो करेंट्स भी कहते हैं ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट्स. तो हमने 3 पढ़ा. पहला स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल सोशल फैक्ट, ये करते हैं सोसाइटी को अपीयरेंस देते हैं. दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट, जिसमें रिलीजन, डिवीजन ऑफ लेबर और रेट ऑफ सुसाइड आती है. तीसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट, जिसको सोसाइटी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वो इंडिविजुअल पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है. अचानक से आती है, ये सस्टेन करे या ना करे, और इसको सोशियो करेंट्स भी कहते हैं. अब रूल ऑफ डिस्टिंक्शंस. पहला हमने पढ़ा था रूल ऑफ ऑब्जर्वेशन, दूसरा रूल ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा रूल ऑफ डिस्टिंक्शन. While studying social fact, a distinction must be made between normal and pathological state. मतलब क्या नॉर्मल है और क्या अनयूजुअल है, हमें उसके बीच में डिफरेंस बताना पड़ेगा.
social fact remains in general in normal state, but sometimes in certain situations they also display pathological characteristics. Some social facts are considered normal when they are present in general form and fulfill some functions of the society. They may also be, oh god,